सर्वेषां सुप्रभातम। स्वागत है आपका बानसूर पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के सुबंत प्रकरण के विषय में चर्चा करेंगे। सुबंत शब्द दो पदों से मिलकर बना है, पहला सुप और दूसरा अंत। सुप एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत 21 प्रत्यय आते हैं और अंत से तात्पर्य पद के अंत में, अर्थात जिन पदों के अंत में सुबंत या सुप प्रत्यय जुड़े हुए हों उन्हें सुबंत कहा जाता है। इस प्रकरण का दूसरा नाम षडलिंग प्रकरण भी है। षडलिंग प्रकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुबंत प्रकरण के 6 भेद किए जाते हैं, जिसमें पहले 2 भेद अजंत और हलंत। अजंत क्या होता है? ऐसे पद जिनके अंत में अच विद्यमान हो उन्हें अजंत कहा जाता है, और ऐसे पद जिनके अंत में हल विद्यमान हो उन्हें हलंत कहा जाता है। इस प्रकार से अजंत और हलंत सुबंत के 2 भेद हो गए। अब इन 2 भेदों के भी 3-3 भेद किए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अजंत की, तो पहला अजंत पुल्लिंग प्रकरण, दूसरा अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण और तीसरा अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण। अर्थात अजंत को लिंगों के आधार पर 3 भेदों में बांटा गया है। ठीक उसी प्रकार से हलंत को भी लिंग के आधार पर 3 भेद किए गए हैं, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग। इस प्रकार से सुबंत के 6 भेद होने से लिंग के आधार पर इसे षडलिंग प्रकरण भी कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे सुबंत प्रकरण के प्रथम सूत्र की। सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। यह जो सूत्र है ये किसी भी पद की सिद्धि करने से पूर्व या किसी भी शब्द की सिद्धि करने से पूर्व ये बताता है कि यह जो शब्द है ये पद है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। पहला पद बनता है इसमें अर्थवद, दूसरा बनता है अधातु और तीसरा बनता है अप्रत्यय और चौथे नंबर पे आता है प्रातिपदिकम। अर्थवद का तात्पर्य ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, अर्थात वह शब्द अर्थवान होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा जो शब्द है इसमें वो है अधातु। अधातु से तात्पर्य जिस शब्द की हम प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं वह धातु नहीं होना चाहिए, अर्थात धातु को छोड़कर कोई और पद हो सकता है। तीसरा पद है अप्रत्यय। जो शब्द जिसके लिए हम प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं वह प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए। तो अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। सबसे पहले हमें क्या करना है, परीक्षा की दृष्टि से इस सूत्र को पढ़ कर के और इसकी वृत्ति लिखनी है। वृत्ति का तात्पर्य होता है सूत्र का हिंदी के बजाय संस्कृत में ही उसका अर्थ लिखना। तो संस्कृत में जो हम सूत्र का अर्थ लिखते हैं खोल करके उसे वृत्ति कहा जाता है। धातु प्रत्यय वर्जित्वा अर्थवद शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। अर्थात धातु और प्रत्यय को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रातिपदिक संज्ञा क्या होती है, इसको करना क्यों जरूरी होता है। देखिए, हिंदी में जिस प्रकार से हम वर्णों का मेल करके और शब्द बनाते हैं एक संज्ञा। अब शब्द संज्ञा हिंदी में अपन ने पढ़ा है कि शब्द किसे कहते हैं, तो वहाँ हमने देखा कि शब्द वही होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। तो जो हिंदी में जिसको शब्द कहा जाता है उसका दूसरा नाम संस्कृत में प्रातिपदिक कहा गया है। तो शब्द को ही संस्कृत में प्रातिपदिक कहा गया है। किसी भी शब्द की सिद्धि से पूर्व उसको प्रातिपदिक संज्ञा करना बहुत ही जरूरी है। तो प्रातिपदिक संज्ञा का तात्पर्य है शब्द से कि वो शब्द है या नहीं। तो फिर से एक बार चर्चा करते हैं। धातु प्रत्ययम वर्जित्वा अर्थवद शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। ये हो गई इसकी वृत्ति।
अर्थ हो गया इसका धातु और प्रत्यय को छोड़कर। प्रत्यय के साथ साथ प्रत्यांत को भी छोड़ना है। प्रत्यांत किसे कहते हैं? प्रत्यय तो मूल प्रत्यय होता है और प्रत्यांत वह होता है जो शब्द के या पद के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे रम धातु में भावार्थ में घ प्रत्यय करने से राम शब्द की उत्पत्ति होती है। तो राम शब्द में घ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए यह प्रत्यांत शब्द हुआ। अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में प्रत्यय जुड़े हुए हों उन्हें प्रत्यांत कहा जाता है। धातु को हिंदी में क्रिया कहा जाता है और प्रत्यय को आप समझते ही हैं। इस प्रकार से इस सूत्र में हमें 3 चीज़ें बताई हैं। पहली जो टॉपिक है वो है शब्द अर्थवान होना चाहिए, दूसरा वह शब्द धातु नहीं होना चाहिए, और तीसरा वह शब्द प्रत्यय या प्रत्यांत नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द स्वरूप की हम प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं, अर्थात ऐसे शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे राम है, रमा है, हरि है, ये शब्द प्रातिपदिक संज्ञक कहलाते हैं। अब चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट सूत्र की। कृतदित समासश्च, यह सूत्र भी प्रातिपदिक संज्ञा ही करता है। इस सूत्र की सिद्धि के लिए हमें क्या करना है? जो पूर्व सूत्र हमने पढ़ा था अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, वहाँ से हमें प्रातिपदिक पद की अनुवृत्ति करनी होगी। इस प्रकार से इसमें पहला पद बनता है कृत, और दूसरा बनता है तद्दित, तीसरा है समास और चौथा है च। तो कृत, तद्दित और समासाश्च, सचुत संधि की गई है यहाँ। तो पहले चर्चा करते हैं हम कृत किसे कहा जाता है। कृत, कृत का तात्पर्य है कृदंत प्रत्यय से, अर्थात कृत प्रत्यय वो प्रत्यय कहलाते हैं जो कृता अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जिनका तात्पर्य, जैसे मान लो क्री धातु में हम णउल प्रत्यय करते हैं तो कर्ता शब्द बनता है, और कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। ठीक इसी प्रकार से कर्तार्थ में जिस भी शब्द का हम अर्थ निकालना चाहते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाता है। कृत प्रत्यय धातुओं में जुड़ते हैं, शब्दों में कभी भी नहीं जुड़ते हैं। दूसरा पद है तद्दित। तद्दित प्रत्यय वो प्रत्यय कहलाते हैं जो हमेशा शब्दों में जुड़ते हैं। शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्दित कहा जाता है। और ये कृत और तद्दित प्रत्यय जिनके अंत में जुड़ जाते हैं, जिन पदों के, उनको क्या कहा जाता है? जिस पद के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है उसको कहते हैं कृदंत, और जिसके अंत में तद्दित प्रत्यय जुड़ जाता है उसको कहते हैं तद्दितांत। तो पहला हो गया कृदंत, दूसरा हो गया तद्दितांत, और तीसरा बताया है समास। अर्थात पूर्व सूत्र में हमने पढ़ा था कि अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। वहाँ तो सिर्फ अर्थवान शब्द स्वरूप ही बताया था, लेकिन इसमें 3 शब्द और जोड़ दिए हैं। वहाँ धातु को उसने छुड़वा दिया था कि धातु नहीं होनी चाहिए और प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सूत्र उसी का अधूरा सूत्र है। ये कहता है कि अगर किसी शब्द के अंत में कृत प्रत्यय जुड़े हुए हों तो उस शब्द समूह की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है। दूसरा कहता है कि तद्दित प्रत्यय भी जिसके अंत में जुड़े हुए हों उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं। और तीसरा, जिन शब्दों में समास हो चुका है उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो दोनों सूत्रों को हम जब एक साथ मिला करके अर्थ करते हैं, पहले वाले को और इसको, तो अर्थ बनता है अर्थवान या फिर धातु और प्रत्यय को छोड़कर अर्थवान शब्द समूह की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और कृदंत, तद्दितांत और सामासिक पदों की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसकी वृत्ति है
कृत तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा शयु। कृदंत, तद्धितांत और समास भी पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। पूर्ववत का तात्पर्य है पहले सूत्र से, जैसे पहले सूत्र में हमने प्रातिपदिक संज्ञा की थी। तो इन दोनों सूत्रों का तात्पर्य क्या हुआ, जब हम सिद्धि करेंगे तो अगर कोई सामान्य शब्द है और उसकी हमें सिद्धि करनी है तो सिद्धि करने में सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा करना जरूरी होता है। तो सामान्य शब्द की तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से। और अगर किसी शब्द में कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, उदाहरण के लिए जैसे हम राम लेते हैं, राम शब्द में रम धातु है और घय प्रत्यय जुड़ा हुआ है जो कृत प्रत्यय है कर्तार्थ में, और रम धातु का अर्थ होता है रमण कराने वाला या प्रसन्नता देने वाला। तो भावार्थ में घय प्रत्यय करने से शब्द बनता है राम। अब अगर राम शब्द की हमें सिद्धि करनी है तो इसमें हमें प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए कृत दित समासास्य सूत्र लगाना होगा, क्योंकि इसमें कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ज्ञा धातु में लुट प्रत्यय करने से ज्ञान शब्द की उत्पत्ति होती है, यह भी कृत दित समासास्य सूत्र से ही प्रातिपदिक संज्ञक बन जाता है, क्योंकि इसमें भी कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से तद्धित प्रत्ययों की उदाहरण की बात करते हैं तो सालिए, मालिए, पाणिनीय आदि जो उदाहरण हैं ये तद्धित प्रत्ययों के हैं। इन शब्दों की भी कृतदित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार समास की हम बात करते हैं, जैसे राजपुरुष है, इसमें पहला पद राजा है और दूसरा है पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष समास करने से पद बनता है राजपुरुष। तो राजपुरुष की अगर हमें प्रातिपदिक संज्ञा करनी है तो इस सूत्र ने बताया है कि कृदंत और तद्धितांत और समासांत पदों की प्रातिपदिक संज्ञा हो, तो इसी सूत्र के द्वारा राजपुरुष की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, राम कृष्ण है, इसमें दो पद थे राम च कृष्ण च। द्वंद्व समास इसमें करने से राम कृष्ण पद की उत्पत्ति होती है, तो ये समासांत पद हो गए दोनों, राजपुरुष और रामकृष्ण। तो सूत्र का एक बार फिर से भावार्थ करते हैं, कृदंत, तद्धितांत और समासांत पदों की भी या शब्दों की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो। इस प्रकार से प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले हमारे इस प्रकरण में दो ही सूत्र हैं। पहला, अगर कोई सामान्य शब्द है तो उसकी हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, जो इससे पहले हमने सूत्र पढ़ा था अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। अगर उसमें कृत तद्धित प्रत्यय जुड़े हुए हैं या फिर उसका समास हुआ है तो उस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए कृतदित समासाश्चय सूत्र का प्रयोग करके और सिद्धि के समय उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार से किसी भी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए हमें इन दो सूत्रों का प्रयोग करना है। इसके बाद आगे चलते हैं अधिकार सूत्रों पे। हमारे सुबंत प्रकरण में 3 अधिकार सूत्र दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अधिकार सूत्र क्या होते हैं। अधिकार सूत्र उन सूत्रों को कहा जाता है जो जिस प्रकरण का अधिकार जहाँ होता है ये सूत्र अपने आप ही आ जाते हैं, इनको लाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पाणिनि ने व्याकरण की रचना करते समय सूत्रों का विधान किया था, जिसमें 6 प्रकार के सूत्र बताए थे। विधि सूत्र हैं, अधिकार सूत्र हैं, संज्ञा सूत्र हैं आदि करके 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। तो अधिकार सूत्र का तात्पर्य होता है कि जिस सूत्र का जहाँ अधिकार होगा जिस प्रकरण में, वो सूत्र अधिकार से अपने आप ही वहाँ अनुवर्त हो जाता है। तो 3 सूत्र यहाँ दिए गए हैं अधिकार सूत्र। पहला सूत्र है गए आप प्रातिपदिकात। पहला इसमें है, टुकड़े करते हैं सूत्र के, तो पहला टुकड़ा होता है गी, दूसरा होता है आप, और आगे है प्रातिपदिकात।
प्रातिपदिकात। तो गी का मतलब क्या होता है? गी और आप स्त्री प्रत्यय हैं। किसी पुल्लिंग के शब्द को अगर स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है तो गी और आप प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यहाँ गी धन आप में इको यणचि सूत्र के द्वारा यण संधि होकर के गए आप पद बना है। तो बात करते हैं, ये सूत्र कहता है कि गी प्रत्यय जुड़ा हो जिस शब्द के अंत में, अर्थात जो शब्द स्त्रीलिंग का है। गी और आप दोनों प्रत्यय स्त्रीलिंग के प्रत्यय हैं। तो स्त्रीलिंग का जो भी शब्द हो जिसमें चाहे गी प्रत्यय जुड़े हो चाहे आप प्रत्यय जुड़े हुए हो। तीसरा पद है प्रातिपदिकात। प्रातिपदिकात में पंचमी विभक्ति का विधान किया गया है और तीनों में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पहला है गी अर्थात गयंत, गी प्रत्यय जुड़े हों जिसके अंत में। दूसरा है आबंत, आप प्रत्यय जुड़े हों जिसके अंत में। और तीसरा है प्रातिपदिकात। तो गयंत, आबंत और प्रातिपदिकात। अब प्रातिपदिक क्या है? पूर्व सूत्रों में हमने 2 सूत्र पढ़े थे, अथवा धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतदित समासस्य। उनसे हमने प्रातिपदिक संज्ञा की थी, अर्थात जिस शब्द की हमने प्रातिपदिक संज्ञा कर दी उससे, और जिस शब्द में हमने गी या आप स्त्रीलिंग के दोनों प्रत्ययों में से कोई सा भी प्रत्यय जोड़ा हो उस शब्द से पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह आता है से परे। तो गयंत से परे, आबंत से परे और प्रातिपदिक से परे, इस सूत्र का ये अर्थ होता है। दूसरा सूत्र है प्रत्यय। प्रत्यय का तात्पर्य आप समझते हैं। जो प्रत्यय सुबंत प्रकरण हम पढ़ रहे हैं तो इस प्रकरण में हम प्रत्यय ओनली सुबंत ही पढ़ेंगे। सुप प्रत्यय 21 होते हैं। सु औजस अम और सस टाभ्याम बिस गेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस। ये 21 जो प्रत्यय हैं ये इन्हीं प्रत्ययों का विधान यहाँ किया गया है। और तीसरे सूत्र में लिखा है परश्च। च मीन्स और पर का अर्थ होता है परे। किन से परे? ये जो हमने 3 शब्द बताए हैं, पहला गयंत, दूसरा आबंत और तीसरा प्रातिपदिक। अगर इन 3 शब्दों की हम सिद्धि कर रहे हैं तो इनसे परस्य यानी परे प्रत्यय हो। प्रत्यय कौन से हो? सुबंत प्रत्यय हो, अर्थात सुप प्रत्यय हो। ये जो हम सुप प्रत्यय 21 पढ़ रहे हैं ये गयंत से परे हो सकते हैं, आबंत से परे हो सकते हैं, और जिसकी हमने प्रातिपदिक संज्ञा कर दी है उससे परे भी ये प्रत्यय होते हैं। तो इसकी वृत्ति पढ़ते हैं हम। गयंतात आबंतात प्रातिपदिकाश्य परे स्वादीय प्रत्याशयु। तात्पर्य है गयंत। गयंत का तात्पर्य अभी हमने आपको बताया था, ऐसा शब्द जिसके अंत में गी प्रत्यय जुड़े हुए हों। आबंत का तात्पर्य ऐसे शब्द जिसके अंत में आप प्रत्यय जुड़े हुए हों। तो गयंत, आबंत और प्रातिपदिक संज्ञा हम पूर्व सूत्रों से कर चुके हैं। इन 3 शब्दों से परे स्वादि सुप प्रत्यय हो। स्वादि सुप प्रत्यय का मतलब सु आदि जो सुप प्रत्यय हैं उसमें पहला शब्द सु आता है। सु से लेकर सुप तक के जो प्रत्यय हैं 21, वो प्रत्यय परे जोड़े जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि गयंत, आबंत और प्रातिपदिक से परे सुप प्रत्ययों का विधान हो। स्थिति क्या बनेगी इसमें? देखिए, जैसे हम राम शब्द की बात करें या फिर गयंत कोई रमा शब्द ले लेते हैं जिसमें आप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगर हम रमा शब्द की सिद्धि कर रहे हैं तो रमा शब्द की सबसे पहले हम कृतदित समासस्य सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद ये आबंत शब्द हुआ तो ये तीनों सूत्र मिलकर के अर्थ निकालते हैं कि आबंत, गयंत और प्रातिपदिक से परे सुबंत या कहें सुप प्रत्यय हो। तो स्थिति बनेगी सिद्धि में रमा धन सुप, ये स्थिति बन जाएगी। तो सिद्धि करते समय ध्यान रखें गी आप प्रत्यय प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य, इन तीनों सूत्रों के द्वारा सिद्धि में स्थिति बनेगी रमा धन सुप। एक बार फिर से सूत्र का अर्थ बताते हैं।
गया प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य, तीनों सूत्रों को मिला करके इसका अर्थ होता है गयंतात आवंतात प्रातिपदिकाश्च परे स्वादीय प्रत्याशयु, अर्थात गयंत आवंत और प्रातिपदिक से परे स्वादि सुप प्रत्यय हो। इस प्रकार से हमारी सिद्धि की स्थिति बन जाती है। कृत समासस्य सूत्र के द्वारा रमा शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और गया प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य, तीनों सूत्रों से स्थिति होती है रमा प्लस सुप। अब हम चर्चा करते हैं इसके बाद जो भी हमारा सिद्धि का स्वरूप आता है उसको हम सिद्ध कर लेंगे। सुप प्रत्यय जो हमने रमा शब्द से परे जोड़ा है उसमें 21 प्रत्यय होते हैं। अब 21 प्रत्ययों में हमें कौन सा प्रत्यय लाना है वो हम अगले जो टॉपिक की चर्चा करेंगे उसमें बताएंगे। धन्यवाद।